हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। इसलिए यार पहले आप लोग हेडिंग डाल लो, रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो सबसे पहले यार रेसमिक मिक्सचर, इसको मैं आगे से शॉर्ट में RM लिखा करूंगा, ठीक है? आप लोग समझ जाना, RM कहे तो रेसमिक मिक्सचर। अब बात आती है यार रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। यानी यहां पे हमें क्या करना, रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करना है और इसी प्रोसेस को हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है ये तो आप लोगों को पता होगा। यानी कोई हमारे पास मान लो यार कोई ऐसा HCl Br ऐसा कुछ कोई कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज ले लिया हम लोग, ठीक है ना? H यहाँ पे आयोडीन आ गया, इधर ब्रोमीन आ गया और इधर क्लोरीन आ गया। आप बताए थे यदि ये वाला फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऐसे में इस दोनों पेयर के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है एनेंशियोमर्स और एनेंशियोमेरिक पेयर्स होता है। दिस टू आर एनेंशियोमर्स। और यदि मैं एक सॉल्यूशन लूँ जिसमें 50% ये वाला फॉर्म प्रेजेंट और 50% ये वाला फॉर्म है, तो इस मिक्सचर को ही, इस सॉल्यूशन को ही रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। ये तो रेसमिक मिक्सचर 50% इसका 50% इसका जरूरी है। और बताए थे जो एनेंशियोमर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन सेम होता है, जितना से ये रोटेट करेगा उतने से ही PPL को ये भी फॉर्म रोटेट करेगा, बस साइन में चेंज आ जाता है। यानी ये यदि डेक्स्ट्रो होगा तो ये लेवो होगा, ये लेवो होगा तो डेक्स्ट्रो होगा, ठीक है? और ये भी बताते हैं यदि R फॉर्म है तो ये S फॉर्म, यदि S हुआ तो ये R होगा। फिलहाल हमें नहीं पता इसलिए अभी हम RS नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना? निकालना पड़ेगा, समझे ना? तो ये चीज तो रेसमिक मिक्सचर के बारे में जान लिया। याद रखिएगा रेसमिक मिक्सचर में 50% ये होगा, 50% ये होगा। अब हमारे पास कोई एक रेसमिक मिक्सचर है, उसको फिर से सेपरेट करना है अलग अलग कंपोनेंट में। मान लो यार इस दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बना दिया। अब क्या मैं ऐसे सॉल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकता हूं? क्या बताया था एनेंशियोमर्स के बारे में? आप लोगों को कुछ पॉइंट लिखवाए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एनेंशियोमर्स जो होते हैं ना उनको फ्रैक्शनल, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक्जैक्टली सेम होता है, उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे डायस्टेरियोमर्स की हम बात कर लें, डायस्टेरियोमर्स मतलब क्या, एक ये मॉलिक्यूल और कोई नॉन मिरर इमेज, ठीक है? नॉन मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल को हम लोग, यदि एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो यार ऑलवेज एनेंशियोमर्स ही होगा इनके बीच रिलेशन। डायस्टेरियोमर्स होने के लिए भी यार 2 कायरल सेंटर का होना जरूरी होता है। तो इसमें यदि एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो इसमें बस एनेंशियोमर्स ही देखा जा सकता है, ना मेसो कंपाउंड हो सकता है ना ये डायस्टेरियोमर्स हो सकता है। दोनों के लिए, मेसो और डायस्टेरियोमर दोनों के लिए 2 कायरल सेंटर का होना जरूरी है, ठीक है? तो मान लो ऐसा कोई कंपाउंड ले लिए 2 कायरल सेंटर वाला, तो ऐसे में क्या होगा, वो और उसका नॉन मिरर इमेज, तो उस दोनों पेयर को हम डायस्टेरियोमर्स कह देंगे। और डायस्टेरियोमर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल देख लो यार, मान लो यार CH3 HOH, यहाँ पे भी CH3 ये हुआ, और एक कंपाउंड में ये ले लेता हूँ CH3 HOH OHH, और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे काम करो, यहाँ OH कर दो, यहाँ H कर दो। ये दोनों कंपाउंड में यदि रिलेशन पूछा जाए तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन बोलेंगे? तो दिस टू आर डायस्टेरियोमर्स। क्योंकि ये देखो मेसो कंपाउंड और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मेसो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इन दोनों को साथ में इन दोनों के बीच रिलेशन पूछ दिया जाए डायस्टेरियोमर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्यों सेपरेट कर सकते हैं? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब डिफरेंट होता है। और हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ लगाते हैं? जहाँ डिफरेंस इन फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है। यदि कहीं बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है 2 सब्सटेंस का, तो उन दोनों को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? हीट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बाहर आ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग 1 by 1 दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन एनेंशियोमर्स में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों का जो है वो सेम है, इसलिए हम लोग नहीं लगा सकते। तो अब बात आती है जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, कौन सा मेथड यूज करेंगे इसके लिए, इनको सेपरेट करने के लिए इनके कंपोनेंट में? तो ऐसे में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर
यानी जो सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ सेपरेट रेसमिक मिक्सचर। अब रिजोल्यूशन कैसे, तो एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं कि ये रेसमिक मिक्सचर के को उसके कंपोनेंट में किस तरह से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो चलो यार मैं मिटा देता हूँ पहले। तो चलो यार सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब लिख लेते हैं, द सेपरेशन ऑफ components of racemic mixture is known as resolution। याद रखिएगा, रिजोल्यूशन केवल और केवल रेसमिक मिक्सचर के सेपरेशन को ही हम लोग, मतलब रेसमिक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए ये टर्म यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग रेजोल्यूशन टर्म और कहीं यूज नहीं करते। मान ले हमारे पास दो डायस्टेरियोमर्स है, उन दोनों को सेपरेट करना है, तो वहां पे हम लोग रेजोल्यूशन टर्म यूज नहीं करेंगे। ये रेजोल्यूशन केवल और केवल रेसमिक मिक्सचर के लिए बना है। अब बात आती है यार किस तरह से हम लोग यार सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो लगा नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसा क्या होता है, तुम लोग यार सोच रहे होगे, एक्साइटेड होगे कि यार एनहांसोमर फिजिकल प्रॉपर्टी यार सेम है, तो फिर हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। तो देखो यार इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथड 5-6 मेथड है रेसमिक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। लेकिन जो मेथड्स हम आपको बताएं, आप बस एक आइडिया चाहिए, आप कैसे, मतलब आपको मेथड्स नहीं जानना रेसमिक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे करते हैं, मेथड्स से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि यार किस तरह से रेजोल्यूशन होता है। तो इसके लिए मान लो यार मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूं, लाइक मान लो यार यहाँ पे पीएच ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे COH ले लिया, और इधर मान लो यार CH3। ओके, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मिरर लगा दिया, यहाँ पे ये रेसमिक मिक्सचर है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या कि इसमें प्लस वाला माइनस वाला दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, प्लस माइनस दोनों फॉर्म प्रेजेंट है। मतलब ये यदि एक कायरल सेंटर है तो इसके दो आइसोमर्स होंगे, एक R फॉर्म तो दूसरा S फॉर्म होगा, और दोनों का 50-50% हमने ले लिया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक रेसमिक मिक्सचर है, इसी का दोनों फॉर्म R एंड S। अब इसको हमको दोनों को सेपरेट करना, R वाले को अलग, S वाले को अलग करना है। कैसे अलग किया जाए, कैसे सेपरेट किया जाएगा, तो ऐसे में देखो यार हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, एक एसिड है, एसिडिक ग्रुप दिख रहा है COH। यदि ये एसिड है, इसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम जानते हैं कि इसको यदि बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा। समझ रहे हो? तो चलो यार हमको एक बेस ले लेते हैं, बेस से इसका रिएक्शन करवा देते हैं। लाइक बेस मान लो यार, बेस ऑर्गेनिक में कौन सा बेस सबसे कॉमन है, NH2 अमाइन ग्रुप, तो मैंने एक बेस ले लिया NH2। चलो यहाँ पे मैंने कुछ भी रख दो, CH3 रख दिया, लाइक यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, कोई भी ग्रुप रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इधर जो हम लोग ले रहे हैं ना, ये मिरर इमेज गलती से मिरर बना दिया, यहाँ पे प्लस है, मतलब रिएक्शन हम करवा रहे हैं इस रेसमिक मिक्सचर। देखिए इस रेसमिक मिक्सचर के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, और ये वाला जो फॉर्म लिया ना, ये ऑप्टिकली प्योर फॉर्म होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली प्योर। अब ऑप्टिकली प्योर का मतलब क्या है यार, ऑप्टिकली प्योर का मतलब ये है, इसमें एक कायरल सेंटर है ना, तो इसका भी दो फॉर्म होगा R एंड S, लेकिन आपको केवल और केवल कोई एक ही फॉर्म लेना है। ओनली आप SR ले लो, फॉर्म ले लो, या ओनली S फॉर्म ले लो। ठीक है, ऑप्टिकली प्योर का मतलब आइदर ओनली R और S, कोई दो में से एक फॉर्म लेना है। ठीक है, यहां तक। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यार कुछ हमें नहीं करना, अपने आप सब कुछ होने लगेगा। ये बेस है, ये एसिड है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने लगेगा। अब रिएक्शन से देखो यार क्या होगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन से देखना यार क्या होगा यार, जगह इतना, एक काम करता हूँ मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है ना। इस दोनों के रिएक्शन से जो यार थोड़ा छोटा मैं बना देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। काम करता हूँ मैं, छोटा बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे CH3 PH H COH, और इसको यहाँ पे मैं बना दिया CH3, चलो यार CH3 C के साथ Cl NH2, और यहाँ पे आ गया H। ठीक है, इसको मिटा देता मैं। ऑप्टिकली प्योर का मतलब समझना, ओनली प्लस वाला है या फिर ओनली माइनस वाला, ये बेस को लिए हैं। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट है, या ओनली प्लस होगा या ओनली माइनस, तो मैं ओनली प्लस को ले रहा हूँ। अब देखो यार इन दोनों के बीच में रिएक्शनों का प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा समझना। पहले मान लो यार, अच्छा एक बार प्लस एक बार माइनस है, दोनों में डिफरेंस मैं पूछूँ तो क्या डिफरेंस रहेगा,
केवल एक इंटरचेंज का। मान लो यार ये वाला फॉर्म R है, मान लो ये वाला फॉर्म R है, मुझे S वाला फॉर्म चाहिए। क्या करना होगा अपने को S वाला फॉर्म पाने के लिए? क्या करेंगे जिससे S फॉर्म हमें मिल जाए? ऑड इंटरचेंज कर दो, एक इंटरचेंज कर दो, R फॉर्म से S फॉर्म मिल जाएगा। तो फिलहाल ये R फॉर्म है जिसमें डैश पे है COH और वेज पे H है। रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, देखिए जब रिएक्शन होगा तो ये जो ग्रुप जैसा था वैसे रहेगा, उसको छूछा मत करना। PH H यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे CO माइनस हो जाएगा, ये H NH2 ये एसिड है, एसिड H प्लस दे देगा, बेस H प्लस को ले लेगा, ले लिया तो CO पे माइनस, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या बन जाएगा NH3 प्लस। समझ में आ रहा? अब इसके आगे देखो यार क्या होगा, ये H है, ये Cl है, ये चीज समझ में आ रहा? अब ये वाला तो मान लिया R फॉर्म जब था तब ये वाला रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसमें तो यार प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट है ना, मतलब इसमें एक तो ये वाला फॉर्म जो दिख रहा है और इसका S फॉर्म भी प्रेजेंट होगा। तो S फॉर्म में मान लेते हैं ये जो वेज पे, ये जो डैश पे था ये वेज पे था ना, इसमें एक इंटरचेंज कर देते हैं। इसमें जैसे ही एक इंटरचेंज कर देंगे तो ये वेज पे आ जाएगा और ये H जो है ना डैश पे चला जाएगा, और ऑड इंटरचेंज कर देते हैं R फॉर्म से S फॉर्म हो जाएगा। फिलहाल ये जो भी फॉर्म है उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, निकाल सकते हो, वेज डैश रूल तो ऑलरेडी बताएंगे। तो फिलहाल एक इंटरचेंज हम कर देते हैं, तो याद रखिएगा ये जो COH है वो वेज पे आ जाएगा, ये जो H है ये डैश पे आ जाएगा। अब ऐसे में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ बना रहा हूँ PHC। ये बनाने नहीं भी आए तो चलता है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रिजोल्यूशन होता कैसे, बस एक आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। CH3 हो गया, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये देखो यार ये डैश पे आ जाएगा H और ये वेज पे चला जाएगा कौन, COH, इसको हम CO माइनस लिखेंगे। फिर यार इधर इसको चेंज करेंगे क्या, इसको वेज डैश करेंगे? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हम इधर ऑप्टिकली प्योर ले रहे हैं, ये ऑप्टिकली प्योर फॉर्म है, आइदर प्लस या माइनस, दो में से कोई एक ही लेना है। ये डैश था तो ये डैश पे यहां पे भी रहेगा, और फिर बाकी जो ग्रुप जैसा था वैसे ही लगा दो। प्रोडक्ट कैसे बना इतना समझ में आया? आया ना? अब आपको बताना है ये वाला इसके इस रेसमिक मिक्सचर में 50% R फॉर्म है तो 50% S फॉर्म है, मतलब 50% प्लस वाला है तो 50% माइनस वाला है। ये जो है ये दोनों के साथ रिएक्ट किया, ये दोनों के साथ, प्लस वाले के साथ भी रिएक्ट किया, माइनस वाले के साथ भी रिएक्ट किया। प्लस वाले के साथ रिएक्ट किया तो मान लो यार ये बनाया, यदि माइनस वाले के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाला बनाता है। ये सारा हमारा खत्म, हमें ये मिला। अब आप बता दो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये मॉलिक्यूल, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है हमारा, ये एक मॉलिक्यूल है। मेरा सवाल है इस दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों आपस में एनेंटियोमर है, क्या ये दोनों मतलब मेसो कंपाउंड है, आइडेंटिकल है, या फिर ये डायस्टीरियोमर से क्या रिलेशन इसमें दिख रहा है आप लोगों को? देखो और जरा सोचो बताओ। तो देखो यार ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है इस कार्बन पे वो सेम रहता है। यदि यहाँ R फॉर्म है तो ये भी R फॉर्म होगा, चेंज नहीं होने वाला। और यदि यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो यह चेंज हो गया, यहाँ पे वेज पे H था, यहाँ डैश पे H आ गया, CO माइनस यहाँ पे डैश पे, यहाँ CO माइनस वेज पे, ये वेज फॉर्म है ये डैश फॉर्म है। मतलब ये कि यहाँ एक कार्बन पे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है लेकिन दूसरे कार्बन आइटम पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ऐसा क्या मतलब, ऐसे में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? एक आइटम पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, दूसरे में चेंज हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ हो गया, एक R का तो R हो गया लेकिन दूसरा R का S हो गया। क्या रिलेशन होगा? डायस्टीरियोमर से। एनेंटियोमर कहाँ होता है? एनेंटियोमर कहाँ होता है? जहाँ हर कार्बन आइटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, R का S हो गया और S का R, ऐसा हर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है एनेंटियोमर में। मेसो कंपाउंड में हर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, हर एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, हर एक कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन डायस्टीरियोमर से होता है ऐसा जहां एक कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि सेम रहेगा और दूसरे का चेंज होगा, ऐसा है। तो यहां पे फिलहाल आपको बहुत क्लियरली दिख गया होगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, डायस्टीरियोमर्स का है। अब यदि इन दोनों के बीच रिलेशन डायस्टीरियोमर्स का है तो इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इसको और इसको अलग अलग कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जस्ट
फिजिकल मतलब क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि हमने तो पढ़ा ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा सकते हैं डायस्टेरियोमर्स को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से इन दोनों फॉर्म को एक दूसरे से अलग कर लेंगे। ये हो गया अलग एक दूसरे से। अब यदि एक दूसरे से अलग हो गया तो अब क्या करेंगे, ये अब अलग हो चुका। अब इसको वाटर से ट्रीट कर देंगे, H2O दे देंगे इसको, H2O जैसे या H+ दे दो, जैसे ही H+ दे देंगे तो CO- H+ लेके ये अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। जैसे H+ देंगे, H+ के साथ इस मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवा दिए तो H+ ये वाला गेन कर लेगा, CO-, ये अलग हो गया और ये COH लेके अलग हो गया। तो इसका एक फॉर्म हमें मिल गया। फिर इसको भी H+ दे दो, इसको भी H+ दे देंगे, ये भी CO- H+ लेके अलग हो गया, तो लो दूसरा फॉर्म भी मिल गया। समझ में आ रहा कैसे क्या कर रहे हैं? तो यही है रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। किस तरह से हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं ये चीज अब उम्मीद है यार तुम लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि यार आखिरकार एनहांसर को सेपरेट कैसे किया जाता है केमिकल रिएक्शन के हेल्प से। और भी मेथड्स होते हैं, मैकेनिकल मेथड्स 2-4 मेथड और होते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको वो सब में जाने की जरूरत नहीं होता। तो इसलिए बस आपको ये रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर जो डेफिनेशन है इसका क्या मतलब होता है वो समझना है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। क्या ये सवाल पूछे जाते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसा, रिजोल्यूशन हम लोग कहाँ लगाते हैं, केवल जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में हम लोग रिजोल्यूशन कर सकते हैं? नहीं। क्यों, ऑप्टिकली इनएक्टिव थोड़ी ना प्लस माइनस में एग्जिस्ट करेगा, रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यदि कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो वहाँ रिजोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वहाँ हम लोग रिजोल्यूशन लगाते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है, जिनको सेपरेट किया जा सकता है बाय दिस मेथड, उस कंपाउंड को रिजॉल्वेबल कंपाउंड कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजॉल्वेबल। तो रिजॉल्वेबल लिखने का बस और बस मतलब ये होता है ना कि आपको बताना कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। मतलब रिजॉल्वेबल होने का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना। यदि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तभी वो रिजॉल्वेबल होगा, यदि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो रिजॉल्वेबल नहीं होगा। रिजोल्यूशन लगा ही नहीं सकते ना वहाँ। ऑप्टिकली इनएक्टिव मेसो कंपाउंड, यदि कोई मेसो कंपाउंड है तुम ही लोग बताया, क्या वो प्लस माइनस में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। उसका तो एक ही फॉर्म होगा, उसका मिरर इमेज लेंगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा। मेसो कंपाउंड हमारे पास है, मेसो कंपाउंड का मिरर इमेज लिए, मिरर इमेज क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल होता है। तो वहाँ तो रिजोल्यूशन की बात ही नहीं करेंगे। रिजोल्यूशन की तो बात करते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है उसके लिए बात करते हैं। उसका प्लस माइनस जो फॉर्म होता है इक्वल अमाउंट में 50-50, ये भी जरूरी है। 50-50 मिलेंगे, मान लो ये 30 ये 60 ले लिए, ये 30 ले लिए, 70% ले लिए, मिक्सर हम बना लिए। क्या वो हमारा रेसिमिक मिक्सर हुआ? नहीं, वो रेसिमिक मिक्सर नहीं हुआ। जरूरी है 50-50 में लेना, ये भी जरूरी है। और इस मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करने के लिए हम लोग फिर ये रिजोल्यूशन मेथड है। तो इस चीज़ को नोट करके लिखना है, तो मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लो। इसको नोट करना है, ऐसा नहीं कि केवल कहानी सुनना था, नोट कर लो, आप लोग के भी कॉपी में होना चाहिए। अब देखो, पहले तो यार ये लिख लो, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो सब के सब रिजॉल्वेबल होंगे। देखो, फर्स्ट ऑल optically active compounds are resolvable। फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है सबके सब क्या है? रिजॉल्वेबल है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और जितने भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल। नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब जहां हम लोग ये रिजोल्यूशन मेथड नहीं लगा सकते, रिजॉल्वेबल का मतलब ये रिजोल्यूशन मेथड हम लोग लगा सकते हैं, बस यही मतलब है। जैसे मान लो यार, अभी जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था, अच्छा कोई मान लो ऐसा है ए बी, चलो यहाँ डी ई कर देते हैं, क्या ये रिजॉल्वेबल है या नहीं है? यस ऑफ कोर्स होगा। क्यों? कायरल सेंटर यहाँ प्रेजेंट है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक और फॉर्म पाया जाएगा, ठीक है ना। अरे यार दोनों हम एक ही चीज कर दिए, ये दोनों फॉर्म पाया जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं इट इज रिजॉल्वेबल।
सेम इसको भी हम लोग बोलेंगे कि दिस वन इज ऑल्सो रिसॉल्वेबल। समझ में आया? अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, फिर से मैं ले लेता हूं। मान लो यार यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ HOH, यहाँ पे OH और यहाँ H। इज दिस कंपाउंड रिजॉल्वेबल? क्या बोलोगे इसके बारे में? तो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव देख लो। क्या कोई POH COH दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये रिजॉल्वेबल होगा, ये रिजॉल्वेबल होगा। ये सब नोट करके लिख लेना यार तुम लोग। अब मान लो इसी का यहाँ पे हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, HH OH OH और यहाँ पे CH2H, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा CH3। क्या ये रिजॉल्वेबल है? नहीं, ये रिजॉल्वेबल नहीं होगा। क्यों? इसमें POS एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो गया नॉन रिजॉल्वेबल। दिख रहा है यार तुम लोग को? नॉन रिजॉल्वेबल, समझे? तो इस तरह से यार ये रिजोल्यूशन का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको क्वेश्चंस में दिख जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे डायरेक्टली ये नहीं बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, उसके जगह पे आपको ये बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजॉल्वेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिजॉल्वेबल। तो आपको कैसे देखना है? जस्ट सवाल वही है ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का, लेकिन उसको दूसरे तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग यार ये चीज को नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। देखो यार, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है अमीन फ्लिपिंग। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो अब तक आप लोग पढ़ते आए हो ना, जो अब तक आप सही पढ़ते आए हो ना, वो इस टॉपिक के कारण गलत हो जाता है, और जब गलत पढ़ते आए वो सही हो जाता है। मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना, यदि जो आप नहीं पढ़े हो ना तो आप गलत को सही, सही को गलत करके आओगे। यार ऐसा क्या है इस टॉपिक में जो अब तक हमने पढ़ता आया उसको गलत गलत को सही कर देता है? तो देखो यार, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से आपको समझ में आने लगेगा। जैसे मान लो यार, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, आपको बताना क्या इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। आंसर इज व्हाट? यस और नो? आंसर इज यस। कायरल सेंटर के लिए यार दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू इट शुड बी डिफरेंट। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये कायरल सेंटर तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्या बोलेंगे? तो अब तक हमने पढ़ता है यदि किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। लेकिन अब यही चीज यहां आकर गलत हो जाता है। जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि यदि किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इसलिए जो अब तक स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, अ मॉलिक्यूल हैविंग वन कायरल सेंटर और अ मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल कायरल सेंटर आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स ओनली ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल और दिस मॉलिक्यूल और दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब दिस टाइप में क्या क्या आएगा बताएंगे। तो ये अमीन है, अमीन समझते हो ना यार? नाइट्रोजन के साथ कुछ भी लगाओ, समझे ना? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन होता है ना। ये कितना डिग्री अमीन है? नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, कुछ भी हो, अमीन से रिलेटेड ये है। लेकिन हम लोग 1 डिग्री अमीन को तो बात नहीं करेंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, कायरल सेंटर रहेगा ही नहीं। लेकिन अभी हम लोग कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये कायरल सेंटर है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब बात आती है ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? ऑप्टिकली इनएक्टिव आखिरकार ये है तो क्यों है, ये चीज को अब अपने को जानना है। तो देखो यार, अमीन में इससे पहले भी जीओसी में बताए थे कि अमीन के केस में एक स्पेशल केस ऑब्जर्व होता है, वो ये अमीन फ्लिपिंग। यानी अमीन का क्या होता है? फ्लिपिंग होता है। फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है? फ्लिप कर जाना। फ्लिप कर जाने का मतलब क्या होता है? बरसात का मौसम है यार, बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला लिए हुए हैं, तेज हवा के झोंके में अम्ब्रेला क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाता है। देखिए हो ना, अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है, उसी चीज को फ्लिपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होता है। मतलब फ्लिपिंग में क्या होता है? ये जो लोन पेयर है ये नीचे आ जाएगा और इधर R, इधर CH3 और इधर H आ जाता है, समझे? ये है फ्लिपिंग। तो ये वाला देखो जो स्ट्रक्चर बना ये फ्लिपिंग से बना, और यहाँ पे ये फॉर्म आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होते रहता है।
और ये किस रेट से इंटर कन्वर्टेड होता है, वो है 10 का पावर 15 पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में ये 10 का पावर 15 टाइम्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में आता है। तो समझ सकते हो, समझ क्या, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितना फास्ट ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग एमीन फ्लिपिंग कहते हैं। और मान लो यार इस मॉलिक्यूल को मैं 180 डिग्री से सेम प्लेन में रोटेट कर दूं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये N है, CH3 HI, ठीक है। और यहां पे इस दोनों फॉर्म को देखा जाएगा तो ये आपस में इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा, इनएंशियोमर्स हो जाएगा। मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ये दोनों फॉर्म जो है, या ये दोनों फॉर्म की बात कर लूं, ये आप मतलब ओवरऑल इस जो हमें मिला अमीन, ओवरऑल मिक्सचर तो नहीं बोलेंगे, एक ही सब्सटेंस है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में जा रहा है, और एक सेकंड में 10 का पावर 15 टाइम्स इंटर कन्वर्जन हो रहा है। और ये फॉर्म आप देख सकते हो, इसी को मैंने 180 डिग्री से सेम प्लेन में रोटेट करके बनाया। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म क्या ऑप्टिकली, ये मतलब कि दोनों फॉर्म यदि एक साथ ले लूं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? ये यदि पीपीएल को क्लॉकवाइज में रोटेट करा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो ये दोनों फॉर्म को यदि मैं एज अ होल समझूं, एज अ होल लूं इस दोनों को एक साथ, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और इसलिए हम लोग बोलते हैं ये जो फॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है। होना चाहिए था इसको ऑप्टिकली एक्टिव, ये पीपीएल को रोटेट करना चाहिए, लेकिन ये फॉर्म इस फॉर्म में रुक ही नहीं रहा है, ये फॉर्म इस फॉर्म में जा रहा है, ये वाला इस फॉर्म में आ रहा है, और ये फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होना था, ये भी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होना था, ये वाला फॉर्म। लेकिन जब दोनों एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में जा रहा है ना, तो ये एनेंशियोमर है, ये डेक्स्ट्रो है, तो ये लेवो हो जाएगा। तो ओवरऑल रोटेशन के कारण क्या मिल गया हमें, जीरो रोटेशन, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल गया। इसलिए इस कंपाउंड को, इस मॉलिक्यूल को, अमीन को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव मानते हैं। समझे? ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों कहा जाता है? कायरल सेंटर है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों हो गया? ड्यू टू अमीन फ्लिपिंग। और याद रखना यार, अमीन फ्लिपिंग केवल ओपन चेन में होता है, रिंग चेन में अमीन फ्लिपिंग नहीं होता है। मान लो यार कहीं ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, मान लो ये CH3 है, ये C2H5 है, ये वाला अगेन कायरल सेंटर है, अगेन ये कायरल सेंटर है, बट क्या यहाँ पे अमीन फ्लिपिंग ऑब्जर्व होगा? नहीं। अमीन फ्लिपिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व होता है केवल, और इसमें ऑब्जर्व नहीं होता। रुक यार, ये C2H, यहां पे नो फ्लिपिंग, यहां पे कोई फ्लिपिंग ऑब्जर्व नहीं होगा, और यदि फ्लिपिंग नहीं हो रहा है तो ऐसे में ये फॉर्म एज इट इज रहने वाला है। और एज इट इज रहने वाला तो इसका मान लो पीपीएल, ये डेक्स्ट्रो लेवो जो भी हो, वो उसी फॉर्म में रहेगा, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आया चीज? तो बस आपको याद रखना, जब भी ऐसा आपको अमीन दिखे, ये 2 डिग्री जो भी अमीन डिग्री दिखे आपको, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू अमीन फ्लिपिंग। और इसके वजह से देखो यार, बहुत सारे स्टेटमेंट सही होते होते गलत हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट है देख लेते हैं यार एक बार। देखो यार, यहाँ पे 7 स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। पहले स्टेटमेंट क्या, आपको ट्रू फॉल्स बताना है हर जगह। ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? कायरल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या? जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसको हम लोग कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल का मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, सॉरी, ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है ये पहले बता दो मुझे, क्या होता है कायरल मॉलिक्यूल्स का मतलब? कायरल मॉलिक्यूल्स का मतलब जिसमें कोई भी POS, COS या AOS ना हो, उसे हम लोग कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑलरेडी डेफिनेशन लिखवाए थे, नोट करके फिर से लिखना हो तो लिख लेना यार। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें भी POS, COS और AOS नहीं होता है। तो क्या जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट ये हो गया। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि यार फॉल्स कैसे हो गया, जिसमें भी POS, COS और AOS नहीं होगा वो तो यार पीपीएल को रोटेट कर देगा, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब समझ रहे हो ना? ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव का रिलेशन होता है पीपीएल को रोटेट कर पा रहा है यानी, उससे मतलब होता है। और कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल को मतलब होता है POS, COS और AOS से, यानी POS नहीं हो, COS नहीं हो, AOS ना हो, तीनों नहीं हो तो हम कह देंगे वो कायरल मॉलिक्यूल है, और तीनों में से कोई भी एक हो गया तो वो अकायरल मॉलिक्यूल हो जाता है। जबकि ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव को मतलब होता है पीपीएल से, यदि पीपीएल को रोटेट कर दिया तो वो
क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। रोटेट नहीं किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्या? अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था यार, नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, यहाँ H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे मान लो कोई भी ग्रुप है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन मॉलिक्यूल यदि पूछा जाए कायरल है या कायरल मॉलिक्यूल है, क्या इसमें POH, COH या OOH दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल तो कायरल है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसलिए ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों? ड्यू टू दिस ओनली, अमीन फ्लिपिंग के वजह से। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या सभी कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या यही देख लो यार, कायरल मॉलिक्यूल तो है, क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? समझ रहे हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म हो गया, समझ रहे हो ना। इसका कोई भी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता है, और इसका एक कायरल सेंटर है तो दो ही फॉर्म में पाया जा सकता है। लेकिन वो भी जान ही रहे हो क्या हो गया, ये फॉर्म इतना रैपिड इंटर कन्वर्जन हो रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगेन ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो। एग्जाम्पल सामने, थर्ड एग्जाम्पल पे आओ। प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर कन्फर्म्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कायरल सेंटर का होना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कन्फर्म करता है। देख लो यार यहीं से, कायरल सेंटर तो है, क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कन्फर्म करता है? नहीं करता है, कायरल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। देखिए तीनों का तीनों जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो तीनों का तीनों फॉल्स है, और तीनों का तीनों फॉल्स ओनली ड्यू टू दिस रीजन, अमीन फ्लिपिंग की वजह से। तो ध्यान रखना यार, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमीन फ्लिपिंग। देख रहे हो ना यार, सब स्टेटमेंट पहले यदि ये नहीं पढ़े होते तो हाँ भाई, जिसमें POH, COH, OOH नहीं हो रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन बस और बस अमीन फ्लिपिंग की वजह से स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सिमिलरली ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यार कायरल मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बस और बस इसके वजह से। मॉलिक्यूल कायरल तो है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर रहा है, समझे। ये भी अमीन फ्लिपिंग की वजह से गलत हो गया। ऑल अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या कहते हैं उसके बारे में? अकायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? जिसमें भी POH, COH और OOH ना हो, तो सॉरी हो, तीनों में से कोई भी एक फॉर्म हो जाए। तो यदि ऑल अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया समझ रहे हो? यदि मॉलिक्यूल्स अकायरल है, अकायरल का मतलब POH, COH और OOH में कोई ना कोई है, और यदि ऐसा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिफ्थ स्टेटमेंट, ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स हैज कायरल सेंटर, जितने भी कायरल मॉलिक्यूल होते हैं क्या उसमें कायरल सेंटर होंगे? स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप लोग हो सकता है सोच रहे हो यार ऐसा तो नहीं, कायरल मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होना जरूरी है। याद है एक एग्जांपल मैंने तुम लोग को बताया था जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन सा मॉलिक्यूल था? देख लो यार फिर से, मान लो इधर HCH3, यहाँ पे भी HCH3, एलीन और एलीन डेरिवेटिव, इसमें कोई POH, COH, OOH नहीं होता और इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या कोई कायरल सेंटर है? नहीं है, बट फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो इसलिए ऑल कायरल मॉलिक्यूल हैज कायरल सेंटर, स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि ये कायरल मॉलिक्यूल तो है, दिस वन इज कायरल, क्योंकि इसमें कोई POH, COH, OOH नहीं है, मॉलिक्यूल कायरल हो गया। लेकिन कायरल है बट इट हैज नो कायरल सेंटर, तो इसलिए ऑल कायरल मॉलिक्यूल हैज कायरल सेंटर ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर कंफर्म्स द मॉलिक्यूल्स टू बी कायरल, कायरल सेंटर के होना क्या कंफर्म करता है कि मॉलिक्यूल कायरल होगा? यहाँ एग्जांपल देख लो यार, प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, क्या ये कंफर्म करता है कि मॉलिक्यूल भी कायरल होगा? नहीं, कायरल सेंटर कंफर्म नहीं करता कि मॉलिक्यूल कायरल होगा कि नहीं। कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट क्या? ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर अकायरल। बताओ यार, जितने भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अकायरल होते हैं। जैसे मान लो यार मैं मेजो कंपाउंड की बात करूँ, ठीक है ना, जैसे मान लो यार यहाँ OH, OH, H, यहाँ CH3, ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या ये मॉलिक्यूल अकायरल होगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म जरूर है लेकिन इस मॉलिक्यूल को अकायरल नहीं कहेंगे। क्यों? इसका कोई दूसरा फॉर्म तो कायरल हो सकता है ना, एक जगह इंटरचेंज कर दो HOH को, मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। तो इसलिए ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला अकायरल हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो कायरल भी हो सकता है इंटरचेंज कर देने से। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? लास्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स। समझे?
तो इस तरह से यार ये जो अमीन फ्लिपिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक अमीन फ्लिपिंग किस तरह से यार सही को गलत, गलत को सही कर देता है, ये चीज़ अब समझ में आ गया। ठीक है, तो आप लोग यार ये चीज़ नोट कर लो और एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में लिख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखो यार लास्ट टॉपिक, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो यार आपको इंपॉर्टेंट पड़ेगा बायोमॉलिक्यूल्स में, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है डीएल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन? तो देखो यार पहले तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन मैं पहले ही बता देता हूँ, ये स्मॉल डी और स्मॉल एल से अलग है। स्मॉल डी स्मॉल एल जो होता है वो डेक्स्ट्रो लेवो रोटेटरी के लिए यूज़ करते हैं, मतलब प्लस जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लेवो रोटेटरी होता है उसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल को डेक्स्ट्रो और लेवो से कोई मतलब नहीं है, तो पहले यार हम पॉइंट लिख देते हैं, डी एल हैज no relation with dextro levo rotatory nature of dextro और levo rotatory nature of PPL। फर्स्ट पॉइंट, डी और एल को डेक्स्ट्रो लेवो से कोई मतलब नहीं है। स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब होता है, ये डेक्स्ट्रो होता है और ये लेवो, तो इसलिए स्मॉल डी और कैपिटल डी में यार डिफरेंस तुम लोग क्लियर रखना, कंफ्यूज मत होना कभी। अब डी और एल हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन डी और एल का? तो देखो यार डी और एल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं समझ लो। देखो यार सबसे पहले कंपाउंड था ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। इस कायरल सेंटर पे यदि OH राइट में लगा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और जस्ट इसका ऑपोजिट CHO, इधर मान लो H, इधर OH, इधर CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा L ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड L ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी ये जो डी और एल जो आया ना वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ही आया। यानी जब भी हम लोग किसी कंपाउंड को डी और एल नाम देते हैं ना तो वो ग्लिसरॉल्डिहाइड का रेस्पेक्ट में देते हैं। इसका देखो यार सबसे ज़्यादा यूजेस कहाँ होता है, डीएल हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो यार ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बायोमॉलिक्यूल्स आप लोग पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा। ये देखो यार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसमें सबसे पहले यार नंबरिंग करना होता है अपने को। टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन एटम है। एक ये सब कार्बन एटम है, 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम है। पहले तो नंबरिंग कर लो IPSC के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा, इसको, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ। ये जो समझ में आया, 1 से लेकर 6 तक हमने नंबरिंग कर लिया। अब इसके बाद जो लोवेस्ट कायरल सेंटर है, लोवेस्ट कायरल सेंटर कौन सा है, ये वाला। ये सब भी है लेकिन लोवेस्ट कायरल सेंटर कौन है, ये। लोवेस्ट कायरल सेंटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो यदि वो इससे मैच करता है, इससे रिजेंबल करता है तो उसका नाम डी फॉर्म होगा, कैपिटल डी। और यदि लोवेस्ट कायरल सेंटर पे स्ट्रक्चर इससे मैच करता है, इससे रिजेंबल करता है तो उसे हम लोग एल फॉर्म कह देंगे। मतलब डी और एल जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिलेटेड होता है। मैं यहाँ पे ये भी पॉइंट को लिख देता हूँ, डी एल एंड फॉर्म आर रिलेटेड विथ ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी और एल किससे रिलेटेड होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। इंपॉर्टेंट है यार, नोट कर लेना। और यहाँ पे हम लोग ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो है लेकिन अब ये ग्लूकोज डी है या एल है, तो याद रखिएगा ये डी ग्लूकोज का है। क्यों, OH राइट में, यदि OH लेफ्ट में आ जाएगा फिर एल हो जाएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यार, डी और एल जो होता है ना, इसको ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया डी और एल से रिलेटेड। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं और लिख दे रहा हूँ, डी एंड एल फॉर्म्स होता है, डी एल एंड फॉर्म्स आर, डी एंड एल फॉर्म्स आर क्या, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। डी और एल फॉर्म क्या होता है, आपस में मिरर इमेजेस होते हैं। हाँ, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट आगे पॉइंट आ जाएगा, डी एंड एल फॉर्म्स ऑफ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर।
ऑफ द सेम कंपाउंड, ऑफ द सेम कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सेम कंपाउंड यहां पे अलग से लिखा। डी एंड एल फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब इसको हम समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ये तीनों पॉइंट आप लोग पहले लिख लो, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, एल डी एंड एल। ऑलरेडी यार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड, वो भी जेई एडवांस में, मतलब हाँ आई टी जेई में। सवाल कैसा पूछा है, पूछा नहीं, मैं सवाल नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये डी एंड एल का मतलब समझा रहा हूँ। मान लो यार यही है ना कंपाउंड, इसका नाम क्या है, डी ग्लूकोज है ना। अब मेरा सवाल आपसे जरा बताना तुम लोग, ये OH H OH OH, मेरा सवाल आपसे है, सवाल क्या है, ये डी ग्लूकोज था, क्या इसको मैं एल ग्लूकोज कह सकता हूँ, या जी कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, कोई फर्क ना पड़ता। वो डी ग्लूकोज था, क्या ये एल ग्लूकोज हो जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे जो लोवेस्ट मोस्ट कायरल सेंटर है वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, OH लेफ्ट में आ गया, H राइट में आ गया, तो इसको एल फॉर्म लिख देंगे क्या। तो ध्यान रखना ये एल फॉर्म है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ, ये एल फॉर्म है, लेकिन ये एल ग्लूकोज का होगा ये नहीं है, ग्लूकोज का एल फॉर्म नहीं है। ग्लूकोज का एल फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, तो देखो यार अभी मैंने एक पॉइंट लिखा था, डी एंड एल आर मिरर इमेजेस ऑफ द सेम कंपाउंड। डी एंड एल मिरर इमेजेस होता है, क्या ये वाला फॉर्म मिरर इमेजेस है, इसके सामने यदि मैं मिरर रख दूं तो क्या इसका मिरर इमेजेस होगा। देखो OH यहाँ H आ गया, ये H आ गया, यहाँ H है, यहाँ OH आ गया, मिरर इमेजेस है क्या, नहीं है। तो अब बात आती है एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, CHO, यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ये OH, ये H, ये OH और यहाँ अब ये इसका तुम लोग नाम दे सकते हो एल ग्लूकोज। क्यों एल ग्लूकोज इसको लिख सकते हो, क्योंकि अब देखो यार ये डी ग्लूकोज है और इसका मिरर इमेज ये चीज है, यानी इस दोनों के बीच में मिरर रख दोगे तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा, बहुत ही क्लियरली देखा जा सकता है। OH OH H H OH 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 और नीचे CH2OH, और लोवेस्ट कायरल सेंटर ये है, लोवेस्ट कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट में, इसलिए L लगा। ग्लूकोज ये L फॉर्म है, L, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं कहेंगे, होगा किसी का। अब इसका डी फॉर्म कौन सा जानना हो तो इसका मिरर इमेज बना दो, वो डी फॉर्म हो जाएगा, जो भी कंपाउंड रहा हो, समझे। तो इसलिए L फॉर्म तो कहेंगे लेकिन L ग्लूकोज नहीं कहेंगे। तो यार ये चीज को नोट करके लिख लेना तुम लोग, डी एंड एल आर मिरर इमेज ऑफ द सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड का मिरर इमेज होता है डी एंड एल, समझे। तो ये डी एल एंड एल से इंपॉर्टेंट, ये भी आपको यार बहुत बार यूज पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से यार जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो अपना पार्ट था वो हो जाता है अब जाकर समाप्त, समझे। तो इस तरह से यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने बहुत पढ़ा, बहुत डेप्थ में पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो अब मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोग इसके बाद यार जाओ यार जो बुक बनाना है बनाओ, MS चौहान बनाओ यार, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और जो अपने बच्चे हैं डिस्कस करूंगा MS चौहान, आप लोग को यार क्वेश्चन भी सेंड कर दिया था, आप लोग सॉल्व कर लो, फिर हम लोग आते हैं लाइव जूम पर, फिर डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए यार छुट्टी, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।